नमस्कार। देश विदेश की खबरों के साथ मैं हूं जागृति। देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें, एक नजर हेडलाइंस पे। लद्दाख में सेना ने गुरुवार को एक अहम युद्धाभ्यास किया। सेना ने लद्दाख में करीब 15,000 फीट की ऊंचाइयों पर अपनी तैयारियों को परखा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहां इस्लामिक स्टेट से प्रभावित एक हमलावर ने मॉल में घुसकर 6 लोगों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफरेल ने अफगानिस्तान के विषय पर भी बातचीत की। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों को लेकर दिल्ली के एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। और अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कवायद के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी सरकार की कमान मुल्ला बरादर को सौंपी जाएगी। खबरें विस्तार से देखें तो लद्दाख में सेना ने गुरुवार को एक अहम युद्धाभ्यास किया। सेना ने लद्दाख में करीब 15,000 फीट की ऊंचाइयों पर अपनी तैयारियों को परखा है, जिसमें युद्ध क्षमता को टेस्ट किया गया। सेना के मुताबिक लद्दाख में लाइव पावर एक्सरसाइज की गई। यह युद्धाभ्यास सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अगुवाई में किया गया। सैन्य प्रवक्ता श्रीनगर की ओर से इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी भी दी है। इसी के साथ भी युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी जारी की गई। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले साल मई में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। दोनों देशों के बीच में कमांडर स्तरीय वार्ता के बीच विवादित स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की सहमति भी बनाई गई। लेकिन पाकिस्तान की तरह चीन भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है, जिसको देखते हुए सेना मुस्तैद है। किसी भी नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए सेना तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात भारतीय सेना को हर मोर्चे का सामना करने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी पे मद्देनजर लद्दाख के नयोना में फॉरवर्ड बेस पर सेना के जवानों को SIG SAR 716 असॉल्ट राइफल और स्वीज MP9 पिस्टल मुहैया भी कराई गई, ताकि चीन के लगे बॉर्डर पर सेना के जवान हर चुनौती का सामना कर सके। भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत SIG SAR 716 असॉल्ट राइफल के पहले बैच को शामिल किया था। इन अत्याधुनिक राइफलों का प्रयोग जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में भी किया जाएगा। इस राइफल से भारतीय सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि ये राइफल नजदीकी से मार करने वाले क्लोज कॉम्बैट और दूर से मार करने वाली राइफलों की श्रेणी की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां इस्लामिक स्टेट से प्रभावित एक हमलावर ने मॉल में घुसकर 6 लोगों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया। बताया गया कि यह शख्स पहले ही पुलिस की संदिग्धों की सूची में था और इस पर लगातार निगरानी की जा रही थी। हालांकि शुक्रवार को इस व्यक्ति ने सुपरमार्केट के अंदर घुसकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हमले के लगभग 60 सेकंड बाद ही घटनास्थल पर पहुंचकर हमलावर को गोली मार दी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने इस घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने मार गिराया वह एक श्रीलंकी नागरिक था। वह 2011 में न्यूजीलैंड आया था और उस पर 2016 से ही नजर रखी जा रही थी। उन्होंने इस घटना को आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि यह हमला एक व्यक्ति ने किया है, न कि किसी धर्म ने। हमलावर IS की विचारधारा से प्रभावित था, जिसका न्यूजीलैंड में कोई समर्थक नहीं है। इस घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भी पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुपरमार्केट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर को भागते देखा जा सकता है। इसी दौरान कुछ लोगों को डर से इधर उधर भागते और चिल्लाते भी देखा जा रहा है। वीडियो में साफ है कि कुछ देर में ही पुलिस
घटना स्थल पर पहुंचती है और पहले हमलावर से सरेंडर करने के लिए कहती है। हालांकि बाद में पुलिस वाले उस पर गोली चला देते हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफ्रेन। अफगानिस्तान के विषय पर उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ उससे पूरी दुनिया निराश है। मुझे लगता है कि दुनिया का ध्यान अब इस बात पर है कि हम अपने नागरिकों को कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय ऐसे देशों के लिए मुश्किल का समय है जिन्होंने अफगानिस्तान को सैन्य संसाधन देने की कोशिश की और यह सुनिश्चित किया कि लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक बना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेलाई उच्चायुक्त ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात के एक दिन बाद रायपुर में ये टिप्पणी की। उन्होंने ट्विटर पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उच्चायुक्त ने हिंदी में ट्वीट किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोदय, आपसे मिलकर खुशी हुई। हम अपने व्यापार, निवेश और लोगों के संबंधों को कैसे और गहरा कर सकते हैं, विचारों को शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले मंगलवार को फेरल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी और विभिन्न क्षेत्रों में ओडिशा और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग पर चर्चा की थी। बैठक व्यापार और प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर सहयोग और कुशल जन नीति के बेहतर उपयोग पर केंद्रित थी। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के बाद के सबसे बुरे दंगे की जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की। यह दुखदाई है। जब इतिहास पलटकर इसे देखोगे तो ये लोकतंत्र के प्रहरियों को दुख पहुंचाएगा। इस मामले में एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने शाह आलम, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई राशिद शेफी और साबात को मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जांच संवेदनाहीन और निष्क्रिय साबित हुई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांस्टेबल को गवाह के तौर पर प्लांट किया गया था। जज विनोद यादव ने कहा कि यह केस करदाताओं की मेहनत की कमाई की बर्बादी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि पुलिस ने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान खींचा कि वारदात की जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि वाकई में आरोपी वहां मौजूद थे। न इस घटना के कोई चश्मदीद गवाह है और न ही इसके आपराधिक षड्यंत्र होने के कोई सबूत है। जज ने कहा, मैं खुद को यह कहने से रोक नहीं पा रहा हूं कि जब लोग बंटवारे के बाद के सबसे बुरे इस दंगे को पलट कर देखेंगे तो आधुनिक तकनीकों के बाद भी सही जांच करने में पुलिस की नाकामी देखकर लोकतंत्र के प्रहरियों को दुख पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल करके गवाहियों को, तकनीकी सबूतों या असली आरोपियों को ढूंढने की कोशिश किए बिना केस को हल कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कवायद के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी सरकार की कमान मुल्ला बरादर को सौंपी जा सकती है। वहीं तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी तालिबानी सरकार में अहम पद दिए जाएंगे। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान से जंग लड़ रही अहमद मसूद की रजिस्ट्रेड फोर्स ने दावा किया कि यहां आतंकवादी संगठन अल-कायदा भी तालिबान के साथ शामिल हो चुका है। वहीं पंजशीर समर्थकों ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों से तालिबानियों पर जमकर गोलियां और रॉकेट दागे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में 40 से ज्यादा तालिबानी मारे गए जबकि 19 तालिबानियों को पंजशीर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के ऐलान से पहले रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने की बात करने वाले तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने गुरुवार शाम एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान को कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक है। शाहीन ने कहा कि मुस्लिम हमारे अपने लोग हैं, हमारे नागरिक हैं और कानून के तहत उन्हें बराबरी का अधिकार है।
फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशन के मंच में आप सभी का स्वागत है। आगे की खबरों में देखें तो राजस्थान की अवनी लेखरा ने पैरालंपिक्स में इतिहास रच दिया। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में शुक्रवार को ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले वो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। किसी ओलंपिक का पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अवनी के अलावा आज प्रवीण कुमार ने भी देश को मेडल दिलाया। उन्होंने हाई जंप में नए एशियन रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये मेडल उन्हें T64 कैटेगरी के हाई जंप में मिला है। बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में पलक कोहली और प्रमोद भगत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीरंदाज में पुरुषों के रिकर्व ओपन एलिमिनेशन में भारत के तीरंदाज हरविंदर सिंह अगले दौर में पहुंच गए। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के SL4 मुकाबले में सुहास एल यथिराज भी अगले दौर में पहुंच गए। वहीं प्राची कैनो स्प्रिंट की महिला सिंगल्स के 200 मीटर VL2 स्पर्धा में मेडल से चूक गई है। टोक्यो पैरालंपिक्स में देश के लिए पहला गोल्ड जीतने वाली जयपुर की अवनी 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। वह ओलंपिक का पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। देवेंद्र जाजरिया पैरालंपिक में 3 मेडल जीत चुके हैं। वहीं ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार और बैडमिंटन में PV सिंधु 2 मेडल जीत चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,624 नए मरीजों की पहचान हुई। 34,665 ठीक हुए और 355 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 10,597 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये लगातार दूसरा दिन था जब एक्टिव केस में 10,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे पहले ही बुधवार को 10,365 एक्टिव केस बढ़े थे। देश में अब 3.93 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा 4 लाख के पार हो सकता है। केरल देश का इकलौता राज्य जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। मौतों में महाराष्ट्र आगे है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 183 मौतें दर्ज की गई। दरअसल बुधवार को देश में करीब 46,000 मरीज मिले थे, जिनमें 509 मौतें दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 32,694 केस इस करीबन 76 सिर्फ केरल में ही मिले, जबकि 173 मौत दर्ज की गई। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल की एक शर्मनाक करने वाली हरकत सामने आई। वे गुरुवार रात पटना से नई दिल्ली जा रहे 02309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। इसी दौरान वे ट्रेन में सिर्फ अंडरगारमेंट्स में टहलते दिखे। यात्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई तो उसने गाली गलौज करने लगे। विधायक ने चलती ट्रेन में खूब हंगामा किया। यात्रियों की शिकायत पर ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। समझाने के बाद विधायक अपने A1 कोच के कूपे में चले गए। विधायक गोपाल मंडल और उनके साथी सीट नंबर 13, 14 और 15 पर सफर कर रहे थे।
वे टॉयलेट से लौटे तो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में दिखे थे। इस पर 22-23 नंबर सीट पर बैठे यात्री प्रहलाद पासवान ने आपत्ति जताई। पासवान ने अपने परिवार के साथ में थे। उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाएं भी बैठी है, ऐसे में आपको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस पर विधायक ने गलती मानने की वजह बहस शुरू कर दी। आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि प्रहलाद ने लिखित शिकायत नहीं की। गोपाल मंडल अपने कारनामों के लिए पहले भी चर्चा में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर अवैध उगाही करने का आरोप लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें डिप्टी सीएम को आई लव यू कहते भी नजर आए थे। अमेरिका में चक्रवाती तूफान ईडा ने तबाही मचाई। 4 दिन पहले अमेरिकी शहर लुसियाना के टकराने के बाद यह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया समेत उत्तरी अमेरिकी राज्यों तक पहुंच गया। देश में करीब 6 करोड़ लोग बाढ़ से अभी जूझ रहे हैं, जबकि 3 लाख घरों की बिजली गुल है। सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क पर पड़ा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूयॉर्क में यह बारिश पिछले 400 साल की सबसे भीषण बारिश हो सकती है। यहां बुधवार को 1 घंटे में 3.5 इंच और रात भर में करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई। इसे लेकर न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली बार आपातकालीन लगा दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी के ज्यादातर सबवे में पानी भर गया। मेट्रो बंद है। एएमटीएस बस रूट पर पूरी तरह ठप हो गया है। सड़कों पर कारें डूब गई है। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई है। दूसरी तरफ बाढ़ के कारण न्यू जर्सी में 14 मौतें हुई। मृतकों में 2 साल का बच्चा भी है। 9 लोग घायल है और कई लापता है। 1 घंटे में 3.24 इंच जितनी बारिश होने के बाद एयरपोर्ट पर पानी भर गया। न्यू जर्सी के नेवाक लिबर्टी एयरपोर्ट से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कुछ जरूरी फ्लाइट्स बाद में शुरू कर दी गई। न्यूयॉर्क की सबवे लाइन और न्यू जर्सी की 18 ट्रांजिट रेल सेवा रोक दी गई है। सड़कों पर भी इमरजेंसी वाहनों के अलावा किसी भी वाहनों को निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही। मौसम विभाग ने फिलाडेल्फिया और उत्तर न्यू जर्सी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शायर मुनव्वर राना दोहरी मुसीबत में फंस गए। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राना की याचिका खारिज कर दी है। दूसरी तरफ राना की तबीयत भी खराब है। उन्हें लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। राना ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की। इस मामले में पीएल भारती ने 21 अगस्त को हजरतगंज कोतवाली में राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वाल्मीकि समाज और सामाजिक सरोवर फाउंडेशन संस्था के नेता भारती का आरोप है कि राणा ने देश के करोड़ों दलितों को ठेस पहुंचाई है, उनका अपमान किया है, हिंदुओं की आस्थाओं को भी चोट पहुंचाई। अंबेडकर महासभा के महामंत्री अमरनाथ प्रजापति ने भी मुनव्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। राणा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, महर्षि वाल्मीकि न केवल पवित्र ग्रंथ रामायण के रचनाकार है, बल्कि वाल्मीकि एक लेखक भी थे। तालिबान भी 10 साल बाद वाल्मीकि होंगे। हिंदू धर्म में तो किसी को भी भगवान कह देते हैं। राणा के इस बयान के बाद जब उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने गिरफ्तारी न करने और मुकदमे में राहत देने वाली उनकी दोनों मांगों को ठुकरा दिया। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।
My Lyra. ब्रेक के बाद के न्यूज नेशनल के मंच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मोगा में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की जनसभा के दौरान लाठीचार्ज के बाद पंजाब में बवाल खड़ा हो गया है। पुलिस ने विरोध करने वाले 200 किसानों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। दूसरी तरफ जनसभा के होस्ट सुखबीर बादल किसान नेताओं के निशाने पे आ गए। इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से शनिवार को बैठक का ऐलान किया गया है, जिसमें कोई सख्त फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि पिछले 3 नए खेती सुधार कानून के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन की भुनाने के लिए केंद्रीय सत्ता में शिरोमणि अकाली दल की इकलौती मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक हरसिमरत कौर के इस कदम को अकाली दल के द्वारा निकट भविष्य में होने वाले प्रदेश की विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव का कोई अता पता नहीं है, अब होंगे, लेकिन इससे पहले ही अकाली दल की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। पार्टी के प्रधान और सांसद हरसिमरत कौर के पति सुखबीर बादल 100 दिन विधानसभा क्षेत्र के प्रोग्राम तहत जनसभाएं कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत गुरुवार को मोगा की अनाज मंडी में हुई रैली के दौरान किसानों ने विरोध कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज से हालात पर काबू पाया। यही नहीं, इस दौरान ईंट पत्थर भी चले और कई किसान घायल भी हुए। हालांकि एक डीएसपी और एक हवलदार को भी चोट आई है। इस मामले में पुलिस ने 14 किसानों को नामजद करते हुए कुल 200 के खिलाफ हत्या के प्रयास कर मामला दर्ज किया। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे के नेता भड़क गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगली 3 साल की ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एनर्जी प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। हाइड्रोजन की कीमत कुछ सालों में कम होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिति को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करेगा। क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी और तेजी से जाना होगा। जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल समस्या है, इससे मिलजुल कर निपटना होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल एनर्जी का बेहतर विकल्प है। हमें क्लीन, ग्रीन और न्यू एनर्जी के दौर में आना होगा। इसका ध्यान में रखकर ही आप RIL ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी की ग्रीन एनर्जी में अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। कंपनी को 2030 तक 100 GW रिन्यूएबल क्षमता सेटअप करने की योजना है। आगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलार की अहम भूमिका होगी। पर्याप्त स्टोरेज, स्मार्ट मीटर से सोलार को मदद मिलेगी। कार्बन हटाने में ग्रीन हाइड्रोजन का अहम रोल होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी आगे की योजनाओं पर काम करेगी। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज मुंबई के ओशिवारा स्मशान घाट पर किया गया। 40 साल के सिद्धार्थ का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। सिद्धार्थ की बॉडी 11 बजे तक उनके फैमिली को देना था। फाइनल प्रोसेस में देर होने की वजह से सिद्धार्थ का शव दोपहर 1 बजे फैमिली को मिल सका। 2 बजे के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले सिद्धार्थ का शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेलिब्रेशन क्लब में रखा जाना था, लेकिन देरी की वजह से सब सीधे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा में सेलिब्रिटीज और फैंस की भीड़ है। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धार्थ के घर ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोगों ने पूजा पाठ किया। ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी बहन ने बताया कि सिद्धार्थ बचपन से अपनी मां
रीता के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर आया जाया करते थे। सिद्धार्थ जहां अपना नया घर बनवा रहे थे, वहां एक बड़ा मोटिवेशनल रूम भी बनाया था। सिद्धार्थ की तबीयत बुधवार रात बिगड़ गई। गुरुवार सुबह जब वे नहीं उठे तो फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर की सलाह पर उनकी बहन प्रीति और बहनोई कपूर अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। जिस वक्त सिद्धार्थ घर में बेसुध थे, उस वक्त शहनाज भी वहीं मौजूद थी। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार मजबूती के साथ में खुले हैं। सेंसेक्स 57,983 और निफ्टी 17,299 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला। फिलहाल बाजार में फ्लैट कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स 57,850 पर और निफ्टी 17,240 पर सपाट कर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर्स बढ़त के साथ और 16 शेयर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जिसमें मारुति और बजाज ऑटो के शेयर 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं एक्सिस बैंक के शेयर में 1 से ज्यादा की गिरावट है। बीएसई पर 3,151 शेयर्स में कारोबार हो रहा है, जिसमें 1,624 शेयर्स बढ़त के साथ और 1,362 शेयर लाल निशाने में ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के साथ बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल 253 लाख करोड़ रुपए के पार हो पाया। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 514 पॉइंट बढ़कर 57,852 पर और निफ्टी 158 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,234 पे बंद हुआ था। बाजार को ऑटो और फार्मा शेयर्स का सपोर्ट मिल रहा है। एनएसई पर ऑटो इंडेक्स 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं फार्मा इंडेक्स 0.5% की तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा दिन मैच लंदन के केनिंगटन एविल में खेला जा रहा है, जहां पहले दिन के खेल में टीम इंडिया सिर्फ 191 रनों के स्कोर पर सिमट गई। भारत ने भले ही 191 रन बनाए, लेकिन टीम के लिए शार्दुल ठाकुर बल्ले से अपनी छाप छोड़ने को सफल रहे। ठाकुर ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। शार्दुल ठाकुर ने 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अपनी पारी में शार्दुल ने 7 चौके और 3 छक्के भी लगाए। खास बात यह रही कि उन्होंने अपना अर्धशतक सिर्फ 31 गेंदों पर पूरा कर लिया था। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक ये रहा। शार्दुल जब बल्लेबाजी के लिए उस समय टीम का स्कोर 117 पर 6 विकेट था और ऐसा लग रहा था कि शायद ही टीम अब 150 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम के स्कोर को 200 के करीब ला खड़ा किया। ठाकुर की बैटिंग के सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ देखने को मिली। क्रिकेट के जानकारों ने उनकी इस साहसी पारी को खूब सराहा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।